Hey guys, संजीव here. Welcome back to my channel. और आज मैं द Peerless Martial Spirit का 15 पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. Guys, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद है प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना. तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो इस पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि जैसे ली जाओ से अपने भाई पर हमला करने ही वाला था, ऐसे ही वहाँ पर आधमक थे शॉपकीपर वॉन्ग और ली साहब को घूरते हुए कहते हैं, अबे साले तेरी हिम्मत कैसे मेरे शॉप में बवाल खड़ा करने की. इतना कहते वो अपना भयंकर ऑरा रिलीज करते हैं, जिसे देख कर ली साहब की किक्की निकल जाती है. लेकिन अगले पल वो सारा इल्जाम सारा कसूर अपने भैया पर डाल देते कि अपने भैया ने उनका स्वाग तोड़ दिया है, अब वो इस चीज को हल कैसे करेंगे. इन शॉपकीपर वॉन्ग भी कोई घंटा नहीं थी कि कोई भी आए और उन्हें बजा के चला जाए, क्योंकि इतनी देर से वो सारा मामला सुन रहे थे. वो अब तक इसलिए नहीं बाहर आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अटेंडेंट इन सारे मामले को संभाल लेंगे. लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी जब उन्होंने सुना कि ये मामला शांत नहीं हुआ है, तब वो समझ गए थे कि ली का बच्चा एक अमीर बाप का बिगड़ैल औलाद है जो अपने आप को कहीं का राजा ही समझने लगा है. और जब बाहर आकर उन्होंने देखा कि इसने अपना सारा इल्जाम फेंग भैया पर डाल दिया, तब तो वो और ज्यादा भड़क जाते हैं. इसलिए वो उसे गुस्से घूरते हुए कहते हैं, अभी जो कुछ भी हुआ इसका पूरा जिम्मेदार तुम खुद हो, अब निकलो यहाँ से. अगर दोबारा तुमने यहाँ पर कोई पखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की तो देखना तुम्हारी खैर नहीं. इतना कहते वो फिर से अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हैं, जिसे देख कर ली साहब के तो फिर से गिक्की निकल जाती है. इसलिए वो तुरंत ही गुस्से से पुकारते हुए वहाँ से निकल लेते हैं. बाहर आने के बाद भी वो गुस्से से पुकार रहे थे, लेकिन वो शॉपकीपर वॉन्ग का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे. इसलिए उनका सारा गुस्सा फेंग भैया पर उतर जाता है और उनके चेले भी ठहरे एक नंबर के कमीने. इसलिए वो भी उन्हें उकसाते हुए कहते हैं, हाँ सर जी, एक नए आए हुए बंदे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपको गुस्सा दिलाए. तभी दूसरा चेला भी बोलता है, हाँ सर जी, और तो और उसका वो ब्लेड हो सकता है वो थोड़ा संग लगा हुआ हो, लेकिन वो जरूर कोई खजाना होगा, खजाना. इसलिए तो वो आपको तलवार को इतनी आसानी से तोड़ पाया, हमें उसे जरूर चुरा लेना चाहिए. ये सुनकर ली साहब खुश हो जाते हैं और अपने दोनों चेले को इसी प्लान पर अमल करने के लिए बोल देते हैं. वह दूसरा शॉपकीपर वॉन्ग तो अपने भाई से माफी मांगे जा रहे थे कि यहाँ पर आते उन्हें इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने भैया भी ठहरे बड़े दिल वाले इंसान, इसलिए वो शॉपकीपर वॉन्ग को तुरंत माफ कर देते और कहते, नहीं शॉपकीपर वॉन्ग, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें तो उस कमीने की गलती है, आप जाने दीजिए, आप बस जितनी जल्दी हो सके मेरे ब्लेड को रिपेयर करवा दीजिए प्लीज. लेकिन शॉपकीपर वॉन्ग नहीं मानते. वो कहते हैं, नहीं सर, हमारे यहाँ पर आते ही आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, इसलिए हम वादा करते कि हमारे बेस्ट लोहार से आपके ब्लेड को रिपेयर करवाएंगे और तो आपके सभी चीज़ों पर 20% का डिस्काउंट भी देंगे. ये सुनकर अपने भैया खुश रहते हैं. तो उसके बाद शॉपकीपर वॉन्ग उस ब्लेड को अटेंडेंट को दे देते हैं और भेज देते हैं लोहार लू के पास. फेंग भैया शॉपकीपर वॉन्ग से बोलते हैं कि उन्हें कुछ ब्रेक थ्रू पिल्स चाहिए. ये सुनकर शॉपकीपर वॉन्ग थोड़े उलझन में पड़ जाते हैं, जो देख कर फेंग भैया भी समझ जाते कि ये मामला इतना आसान नहीं होने वाला. इसलिए वो शॉपकीपर वॉन्ग से कहते हैं, सर मुझे पता था कि ये ब्रेक थ्रू पिल्स कीमती होते हैं, लेकिन इतने भी रेयर होते हैं मुझे ये नहीं पता था. तभी शॉपकीपर वॉन्ग बताते हैं, नहीं बेटा, असल में बात ये कि ये पिल्स डिवाइन न्यूट्रिएंट में एडवांस में मदद करते हैं, इसलिए हमेशा इसकी शॉर्ट सप्लाई और हाई डिमांड रहती है, और अगर कोई भी पिल स्टोर में आया तो वो तुरंत ही बिक जाती है. ये सुनकर फैन भैया उलझन में पड़ जाते हैं. उससे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपने दोस्तों की मदद करें. तभी शॉपकीपर वॉन्ग बोलते हैं, बेटा अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. ये सुनकर फैन भैया उनसे पूछते कि आखिरकार उनसे किस तरह की मदद चाहिए. तभी शॉपकीपर वॉन्ग बोलते हैं, बेटा मेरे पास कुछ कीमती सामान है जिसे मुझे दूसरे शहर भेजना है, लेकिन मैं काम में इतना ज़्यादा उलझा हुआ हूँ, मैं इस डिलीवरी में साथ नहीं जा सकता. लेकिन अगर तुम उस डिलीवरी को सेफली दूसरे शहर में पहुंचा सको तो मैं एक फर्स्ट ग्रेड अल्केमिस्ट को बुलाकर तुम्हारे लिए कई सारे ब्रेक थ्रू पिल्स बनवा सकता हूँ. ये सुनकर फैंग भैया हैरान हो जाते हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो साहब दिखा रहे थे अभी ली साहब को इतना ज्यादा तेवर, वो क्यों कर रहे थे उन्हें इतना बड़ा फेवर. इसके बारे में सोच कर भी जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो आखिरकार वो शॉपकीपर वॉन्ग से पूछ ही लेते हैं. तभी शॉपकीपर वॉन्ग बताते हैं, क्योंकि बेटा मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा. ये सुनकर फैंग भैया कुछ भी समझ नहीं आता. वो कहते हैं, सर मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो अभी डिवाइन कैटेगरी में एडवांस हो, आपके पास वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम कर सकते हैं, तो आखिर मैं ही क्यों. ये सुनकर शॉपकीपर वॉन्ग हल्का सा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा कोई ऑर्डिनरी पर्सन डिवाइन कैटेगरी में एडवांस होने से पहले 50 साल के जीनियस शैन को नहीं हरा सकता, और तो और ना ही डिवाइन कैटेगरी में एडवांस होते ही एक थर्ड डबल बीस्ट को मार सकता है.
ये सुनकर फैमिली के होश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार शॉपकीपर वॉन्ग को उनके इन सभी कारणों के बारे में कैसे पता है। तभी शॉपकीपर वॉन्ग बताते हैं, बेटा तुमने नोटिस किया कि सभी मुझे शॉपकीपर वॉन्ग बुलाते हैं। मैं हूँ बजट एल्डर वॉन्ग का कजन। जब से मेरा कजन बेसिन बेलफोर्ड से आया है तब से वो लगातार तुम्हारी तारीफ किए ही जा रहा है। ये सुनकर अब भैया को समझ में आ गया था कि क्यों शॉपकीपर वॉन्ग उसे इतना बड़ा फेवर कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो एक और बार शॉपकीपर वॉन्ग से बोलते हैं, सर आपको बताया ना कि आप मुझे जिम्मेदारी देकर एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तभी शॉपकीपर वॉन्ग फिर से एक और बार हंसते हैं और कहते हैं, बेटा बिजनेस में तो रिस्क लगा रहता है, लेकिन अगर उस रिस्क की वजह से कोई अच्छे फल मिले तो उसका तो कोई जवाब नहीं होता। ये सुनकर फैंग भैया आखिरकार मान जाते हैं और शॉपकीपर वॉन्ग से वादा करते हैं कि सर कुछ भी हो जाए मैं आपके कीमती सामान को दूसरे से जरूर पहुंचाऊंगा। ये सुनकर शॉपकीपर वॉन्ग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो मन ही मन कह रहे थे, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी तुम्हारी काबिलियत को देखकर नहीं किया है बल्कि तुम्हारे मास्टर के विजन को देखकर दिया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिसे वो अपना स्टूडेंट चुनेंगे वो कोई आम इंसान नहीं होगा। तो अभी वहाँ पर आ जाते अटेंडेंट और उन दोनों से कहते हैं कि लोहार लो फैंग भाई को बुला रहे। ये सुनकर शॉपकीपर वॉन्ग भटक के रह जाते। वो सोच रहे थे कि आखिरकार आज सूरज किस तरफ से उगा है भाई, क्योंकि ये लोहार लो अपने काम में इतने ज्यादा मगन रहते हैं कि इन्हें दुनियादारी की कोई परवाह नहीं होती। यहाँ तक कि ये तो लड़कियों पर भी एक नजर नहीं मारते। लेकिन आज क्या हुआ है भाई। लेकिन सोचते सोचते वो ये भी समझ गए थे कि फैंग भैया के ब्लेड में जरूर कोई खास बात है, इसीलिए ही लोहालू ने बुलाया था। और फैंग भैया भी इस बात को समझ जाते कि जरूर लोहालू को उस ब्लेड में कुछ ना कुछ तो जरूर मिला है। और ऐसे चलते चलते वो उनके कार्यालय में पहुंचते तो उन्हें क्लंक क्लंक करके लोहा पीटने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर एल्डर लो उन्हीं के ब्लेड पर काम कर रहे थे। और काम पूरा हो जाने के बाद वो उस ब्लेड को फैंग भैया को सौंप देते और कहते, बेटे इस ब्लेड को संभाल कर रखना और इसे सही से इस्तेमाल करना। अपने ब्लेड को नया नया देखकर फैंग भैया खुश हो जाते हैं और लोहालू से पूछते, सर क्या आपको इसका ओरिजिन के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर लोहालू भड़क जाते हैं और दहाड़ते हुए शॉपकीपर वॉन्ग और फैंग भैया दोनों को ही अपने कार्यालय से बाहर फेंक देते हैं। ये देखकर फैंग भैया हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनसे लोहालू से ऐसा भी क्या पूछ लिया कि लोहालू इतना ज्यादा भड़क जाते हैं। तभी शॉपकीपर वॉन्ग बोलते हैं, बेटा कुछ समय तो वो अपने काम में कुछ ज्यादा ही मगन होते हैं कि अपने काम के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। जैसे उनका फैंग भैया समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोहालू को अपने पूरे दिल से थैंक यू बोलते हैं अपने ब्लेड को नया बनाने के लिए। तभी शॉपकीपर वॉन्ग बोलते हैं, बेटा जब तुम्हारा ब्लेड रिपेयर हो गया तो चलो इस पत्थर पर एक टेस्ट ड्राइव हो जाए। फैंग भी मान जाते हैं और अपने ब्लेड से लाइटनिंग फ्यूरी स्लैश आजमाते हैं और इस बार उनके स्लैश से 6 स्लैश निकल रहे थे, जिसे देखकर फैंग समझ गए थे कि उनकी ये टेक्निक सेकंड लेवल पर पहुंच गई है। वह दूसरा जैसे वो स्लैश पत्थर पर गिरता है वो पत्थर ऐसे कट जाता है मानो छुरी से मक्खन। ये देखकर शॉपकीपर वॉन्ग भी खुश हो जाते हैं और उनके नए नए ताकत के लिए उन्हें ढेरों शुभकामना देते हैं। जैसे उनका फैंग भी खुश आते हैं और अपने नए नए ब्लेड को सहलाने लगते हैं। तो अभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, मुझे इतना भी मत छुओ। ये सुनकर फैंग भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कौन बोल रहा है, लेकिन आसपास में कोई भी लड़की नहीं दिखती, इसलिए वो इस बात का भी के लिए जाने देते हैं। और दूसरा शॉपकीपर वॉन्ग उन्हें ले जाते हैं वहाँ पर जहाँ से डिलीवरी शुरू होने वाली थी और वहाँ पर जाकर उनकी मुलाकात होती है ओल्ड माँ से, जो इस पूरे डिलीवरी के इंचार्ज थे। तभी शॉपकीपर वॉन्ग ओल्ड माँ से अपने भैया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अपने भैया बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अपने भैया भी थे लो प्रोफाइल इंसान, इसलिए वो विनम्र होते हुए कहते हैं, ओल्ड माँ प्लीज आप मुझे पीछे से देखना जरूर। लेकिन ओल्ड माँ भी बड़ी गंभीर हाव भाव के साथ कहते हैं, बेटा यहाँ पर कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं रखता, तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। यह सुनकर अपने भैया की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन शॉपकीपर फिर से ओल्ड माँ के इस बिहेवियर के लिए फैंग से माफी मांगते, लेकिन अपने भैया भी इस बात को उधर से नहीं लेते और उनके साथ डिलीवरी के लिए चले जाते हैं। वहाँ दूसरा भी सभी चीजों को ऊपर से देख रहा था ली साहब और उनके चेले। ली साहब अभी भी शॉपकीपर वॉन्ग से बहुत ज्यादा खफा थे, इसलिए जब वो देखते कि फैंग भैया आर्सेनल पे ब्लैंक काम कर रहा है तब तो उन्होंने सोच लिया था कि ना इसे इस बार वो फैंग को टपका देंगे, बल्कि वो आर्सेनल पे ब्लैंक के सभी सामानों को लूट भी लेंगे। वहाँ दूसरा चलते चलते उन लोगों को तो कोई काम था नहीं, इसलिए लग गए अपने भैया के बारे में गपशप करने। टैलेंटेड माय शिट, अगर मैं ऐसा डेट एंड में चैलेंज करूँ ना तो ये अपनी पैंट गीली कर देगा, गीली। दूसरा एक और बंदा भी बोलता है, हाँ भाई हाँ इंटरसेप्ट उन बच्चों ने कभी भी लाइफ एंड एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो वो लोग ताकतवर बनेंगे कैसे। फैंग भैया इनकी सभी बातों को सुन पा रहे थे, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते। वो समझ गए थे कि इन लोगों के नजर में इंटरसेप्ट डिसाइपल्स की यही छवि बनी हुई है। और जब वो ऐसा सोच रहे थे तब भी अचानक उन्हें सामने से कुछ सेंस होता है, इसलिए वो से चीखते हुए कहते कि सामने खतरा है। जैसे उनका नंगा चक्के रह जाते और अपने भैया को घूरते हुए कहते, लड़के ओल्ड मास्टर लेवल के डिवाइन गेट एक्सपर्ट है, अगर उन्हें कुछ सेंस नहीं होता तो मेरे कैसे कुछ सेंस हो रहा है।
अभी ओल्ड भी चीखते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ, वो सही कह रहा है, सामने कुछ तो गड़बड़ है। तभी खाई के ऊपर से एक तानने वाली आवाज सुनाई देती है, ओल्ड माँ तुमको ज्यादा ही बूढ़े हो रहे हो, हमें सेंस करने में तुम्हें इतनी देर लग गई। इसके बाद नीचे आते काले और सफेद कपड़े पहने हुए दो लोग। इसे देखकर ओल्ड माँ के सभी साथी तो घिक्की निकल जाती है। और इन लोगों की ऐसी हालत इसलिए हो रही थी क्योंकि ये दो लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट इंटरमिस नाम से जानने जाते, भले ही इनकी पावर डिवाइन गेट रिलम के 1 स्टेज पर है, लेकिन इसके बाद भी इनकी फाइटिंग एबिलिटी कमाल की है और ये दोनों मिलकर किसी भी डिवाइन गेट रिलम के 3rd लेवल एक्सपर्ट को हरा भी सकते हैं। तभी ओल्ड मैन उन दोनों को घूरते पूछते कि मैं जान सकता हूँ कि हमारे ऊपर ऐसे हमला करने की वजह क्या है। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं क्योंकि हम दोनों को किसी के ऑर्डर मिले हैं। और इतना कहते वो दोनों साइड पर टूट पड़ते। ओल्ड माँ तो व्हाइट इंटरमिस से लिपट भी लग जाते हैं और काले को वो बाकी सभी पर छोड़ देते हैं और बाकी सभी भी बहुत हिम्मत वाले थे। उनमें से एक चीखते हुए कहता है, चलो इन दोनों को आज दिखा दे कि हम कोई अरे गरे नहीं है। तभी दूसरा भी बोलता है, हाँ अगर मैं मर गया तभी मुझे कोई दुख नहीं क्योंकि आर्सेनल पिविलियन मेरी पूरी फैमिली का ख्याल रखेगा। और दूसरा फैंग भाई भी इन सभी की हिम्मत को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है, इसलिए वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक बंदा उन्हें रोक देता है और कहता है, बेटा तुम इनसेप्टिव डिसाइपल्स हो, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं, हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर फैंग भैया इनसे और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लोग बुरे नहीं है, बस इनकी नजर में इनसेप्टिव डिसाइपल की छवि कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए वो सोच लेते कि वो यहाँ पर मौजूद किसी भी बंदे को मरने नहीं देंगे। वहाँ दूसरा ब्लैक इंटरमिस के सामने उन सबकी मिली जुली ताकत में कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही पल में वो लोग हार जाते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते कि अब मौत उनके करीब है, इसलिए वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तब भी सामने आता अपने फैंग भैया और कहते, गाइस अभी मरने का वक्त हुआ नहीं है। इतना सुनकर जब वो लोग अपने सामने फैंग भैया को देखते तब तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो तुरंत अपने भैया से कहते, बच्चे वहाँ पर खतरा है, तुम जल्दी से हमारे पीछे आ जाओ। ये सुनकर फैंग भैया कहते हैं, गाइस आप सभी के उदारता के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। और दूसरा ब्लैक इंटरमिस अपने भैया को कोई ऐरा वगैरह लट्टू वगैरह समझ रहा था, इसलिए तो वो बेफिक्र होकर अपने भैया पर हमला कर देता है। लेकिन अगले ही पल फैंग भैया भी अपनी तलवार चला देता है, जिसके आगे वो ब्लैक इंटरमिस टिक नहीं पाता और उसके हाथों से उसका हथियार छूट जाता है और वो कई कदम दूर खिसक जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद पब्लिक ब्लैक इंटरमिस और ओल्ड में भटक के रह जाते हैं, लेकिन अगले पल ओल्ड में खुश भी हो जाते हैं, लेकिन अब उन दोनों के पास अब मौका था इन दोनों के खिलाफ खड़े होने की। और दूसरा ब्लैक इंटरमिस भी समझ जाता है कि उसके साथी को उसकी जरूरत है, इसलिए वो तुरंत ओल्ड मैन को अपने एक ही मुक्के से साइड कर देता है और चला आता है अपने दोस्त के साथ उसकी मदद करने के लिए। जिसे देखकर ओल्ड मैन घबरा जाता है और अपने भैया से चीखते हुए कहते हैं, फैंग संभल के। लेकिन फैंग भैया को तो एक दूसरा भी टेंशन नहीं था, बल्कि वो तो इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें मौका मिलेगा अपने फ्यूरी थंडर स्लैश पर इस्तेमाल करने का। और ये दोनों खुद चल कर आ गए बनने बली का बकरा, जिसे देखकर फैंग भैया मन ही मन सोच रहे थे कि भाई अब क्या होगा रे तेरा। जैसे वो दोनों मिलकर फैंग भैया पर हमला करते हैं, वो भी उनके ऊपर अपना लाइटनिंग फ्यूरी टेस्ट चला देता है, जिसके आगे वो लोग एक पल भी नहीं टिक पाते और एक ही बार में पहुंच जाते हैं यम लोग। और जिसे देखकर पब्लिक भी सोचने लगती है कि भाई क्या ये था कोई जोक, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनसेप्ट का डिसाइपल इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन अब वो समझ गए थे कि इनसेप्ट के सभी डिसाइपल्स के अंदर कुछ एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं, जिनमें से फैंग भाई भी एक है। इसके बाद ओल्ड माँ अपने भैया से माफी मांगते हुए कहते हैं, फैंग जब शॉपकीपर वांग ने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया था तब मुझे लगा था कि तुम हमारे ऊपर एक और बोझ होंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुम नहीं बल्कि हम हैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ। लेकिन अपने भैया भी बड़े दिल वाले इंसान थे, इसलिए वो कहते हैं, नहीं ओल्ड माँ अब हम लोग एक टीम है, इसलिए आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। जी सुनकर ओल्ड माँ भी इम्प्रेस हो जाती है और कहते हैं, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग अब एक टीम है। तभी फैंग भैया कहते हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि आपको मुझे एक और तकलीफ देनी पड़ी। ये सुनकर ओल्ड माँ को कुछ समझ में नहीं आता। तभी फैंग भैया चीखते हुए कहते हैं, अब छुपने का कोई फायदा नहीं, बेहतर होगा कि बाहर आ जाओ। फैंग भैया की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं ली साहब और उनके 2 चेले, जो फैंग भैया को देख कर कहते हैं, अच्छा तो तुमने हमें सेंस कर लिया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, तुम लोग तो मरने वाले हो। ओल्ड मैन देखकर हैरान थे, लेकिन वो समझ गए थे कि ये लोग इनसेप्ट के डिसाइपल्स हैं, इसलिए वो उनसे पूछते हैं, अच्छा तो तुम हो जिसने उन दोनों को भेजा था, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं किया और सर्पिलियन तुम्हें इस बात की सजा देगा? तो विली साहब कहते हैं, हाँ मुझे पता तो, लेकिन अगर सर्पिलियन को पता चले तब तो ना। ये सुनकर ओल्ड मैन समझ जाते हैं कि इनके इरादे नेक नहीं, इसलिए वो तुरंत अपने भैया से कहते हैं, फैंग तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ। लेकिन फैंग भाई तो नहीं कहते हैं, सर आपने मेरी इतनी परवाह की इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इनसे अकेले नहीं पड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन घबरा जाते हैं, लेकिन फैंग भैया उन्हें तुरंत शांत करवा देते हैं, जिससे ओल्ड मैन भी और कुछ नहीं कह पाता।
तो फैंग भैया ली साहब से पूछते हैं, सीनियर ली आपने कहा था कि आप जनरल रैंकिंग में 78 एक्सपर्ट है, क्यों है ना? ये सुनकर ली साहब और उनके सभी चेले चौड़ में आ जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आप सोचने समझने के लिए बहुत देर चुका क्योंकि अब तो तुम मरने वाला है। लेकिन फैंग भैया तो अपने भैया थे इसलिए वो भी अपने स्वैग में कहते हैं नहीं 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 सीनियर ली आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जनरल रैंकिंग में पहले एक्सपर्ट है जो मेरे हाथों से मरने वाला है। और ये सुनकर ली साहब भाग जाते और अपनी चीते की मांसपेशियां बाहर निकालकर तुरंत ही फैंग भाई पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद वो फैंग भाई की चारों तरफ घूमते हुए कहते हैं मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ब्लेड बहुत तेज है, लेकिन अगर तुम मुझे देख नहीं पाओ तो तुम ब्लेड चलाओगे कैसे? लेकिन इसे सुनकर तो फैंग भाई मैंने हाँ करके हंसे जा रहे थे क्योंकि ली साहब जिस रफ्तार कह रहे थे वो तो अपने भैया के लिए कुछ भी नहीं था। ये फैंग भैया अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही इस डिवाइन गेट्रिलम के 5th लेवल एक्सपर्ट से लड़ सकते थे, इसलिए उनके लिए रफ्तार कुछ भी नहीं था। इसलिए अगले ही पल वो अपना फ्यूरी थंडर स्लैश तुरंत ही उस पर चला देते जिसकी आगे ली साहब एक पल भी नहीं टिका था और एक ही बार में टपक जाते और ली साहब को इतनी आसानी से मारते देख उनके दो लोचले तो घिक्के निकल जाते, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग लेते हैं। लेकिन ओल्ड माँ उसे भागने नहीं देते और उन दोनों को भी टपका देते हैं। और इन सभी चीजों को देख रही पब्लिक तो हैरान थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन सकता एक बंदा इतना ज्यादा ताकतवर एक और बंदा इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। लेकिन तब भी दूसरा बंदा बोलता है नहीं भाई नहीं, ये फैंग ही कुछ ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर सभी हाँ में चिल्लाते हैं। तो ओल्ड माँ अपने भैया से कहते हैं बेटे तुमने आज हमारी बहुत मदद की, पता नहीं आज हम तुम्हारी शुक्रिया अदा कैसे करें। ये सुनकर फैंग भैया फिर से कहते हैं ओल्ड माँ अब फिर से वही बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि हम सब एक टीम है। ये सुनकर ओल्ड माँ फिर से हाँ करके हंसने लगते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से शुरू कर देते हैं अपना सफर और कुछ ही समय में वो पहुंच जाते हैं सिटी में, जहाँ पर पहुंचकर ओल्ड माँ फैंग के सारे कारण उन्हें बताते, जिसे सुनकर शौकी वो बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और अपने वादे के मुताबिक फैंग भाई को कई सारे ब्रेकथ्रूज दे देते हैं, जिसे पाकर फैंग भाई बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। इसलिए वो शौकी वोंग से बोलते हैं शौकी वोंग आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बस आप मुझे बुला लेना, बंदा हाजिर हो जाएगा। जिसके बाद फैंग भैया चले जाते अपने इनर सेट में और जैसे वो वहाँ पर पहुँचते उनके पास डरते घबराते हुए पहुँच जाते जाहू उन्हीं लोगों में से एक था जो फैंग भैया के साथ इनर सेट में आया था। तभी जाहू तुरंत ही हड़बड़ाते फैंग भैया से कहते हैं फैंग जल्दी चलो यूनिट डेथ अरीना में लड़ रही है। और ये सुनकर तो फैंग भैया की खुशी पल भर में भयंकर डर में तब्दील हो जाता है। तो गाइस क्या होगा आगे? क्या अपने यूनर मैडम को बचाने के लिए फैंग भैया सही वक्त पर पहुंच पाएंगे? क्या करेंगे वो हसन जब उन्हें पता चलेगा शुगैंग के इसी गंदे प्लान के बारे में? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चले गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।